रेडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी करने वाले हैं। ये जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है। हुआ कौन सा वेव चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है। तो चलिए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं क्लियर रूप से। ये जो है, ये जो देखिएगा, इसमें ये जो ग्रीन कलर का है वो चेंजिंग कर रहा है। ग्रीन कलर का वो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंजिंग है। किसका चेंजिंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। आज जो रेड कलर का है, रेड कलर का, वो है मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग। यानी जो है ये ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों समय के साथ क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा ऐसे चेंज हो रहा है। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। देखिएगा, तो कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जेड एक्सिस में आगे पीछे वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। और दोनों जो होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है डायरेक्शन जो होगा वो होगा ई क्रॉस बी के पैरेलल। किसके पैरेलल? ई क्रॉस बी। क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा डायरेक्शन मिलता है कि दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ई पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो किसके पैरेलल होगा? ई क्रॉस बी के पैरेलल होगा, ठीक है। अब आता है ई और बी में फेज डिफरेंस, ठीक है। ई और बी के बीच एंगल तो 90 डिग्री आया। फेज डिफरेंस देखते हैं वो, ठीक है। फेज मतलब दोनों की अवस्था में अंतर, ठीक है। तो दोनों का जो है सेम अवस्था चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जब मैक्सिमम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है, फेज ई और बी के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई, वो होता है 0 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर? 0 डिग्री के बराबर। ऐसा इसलिए जबकि दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, वो क्योंकि वो एक जो है y एक्सिस पे है तो दूसरे पर z एक्सिस पर है। एंगल 90 डिग्री होगा लेकिन फेज अवस्था 0 डिग्री होगा। बात समझिएगा। दोनों E और B के बीच में एंगल पूछा जाए, क्योंकि E जो है आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y एक्सिस में वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में वाइब्रेशन कर रहा है। तो y और z के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमारा जो है इसके बीच का एंगल होगा। लेकिन फेज अवस्था, तो देखिएगा अवस्था पर ध्यान दीजिएगा। ये जब 0 हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है जब ये मैक्सिमम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रहा है। तब ये 0 हो रहा है तो दोनों 0 हो रहा है, सेम समय पर हो रहा है। ध्यान पे दीजिएगा, जैसे ए 0 हो गया तो बी भी 0 हो गया। जब बी मैक्सिमम होगा तो ई भी मैक्सिमम होगा। अवस्था का मतलब होता है कि दोनों का समान समय पर। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है। इलेक्ट्रिक किधर चल रहा है? y एक्सिस में। मैग्नेटिक किधर चल रहा है? z एक्सिस में। दोनों एक्सिस के बीच में गैप कितना? 90 डिग्री का। E और B में फेज, फेज मतलब अवस्था। अब अवस्था पर ध्यान दीजिएगा। जिस समय E 0 हो रहा है B भी 0 हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर, जिस समय B 0 हो रहा है उस समय E भी 0 हो रहा है, और जिस समय E मैक्सिमम हो रहा है B भी मैक्सिमम हो रहा है। मतलब अवस्था सेम चल रहा है। उनके बीच जो अवस्था है वो क्या है? 0 डिग्री है, ठीक है। अब पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन, तो E और B के क्या होगा? पैरेलल होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस पे। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं किसको? ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऐसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसा है जो साइन के रूप में परिवर्तन होता है। किसके रूप में परिवर्तन होता है? साइन के रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसमें परस्पर विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र भी जो है परिवर्तित करती है और साथ साथ गमन भी करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऐसा वेव है जो साइन थीटा के साथ परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए इसमें इसके फार्मूला में क्या आता है? साइन आता है, इसलिए साइनसोइडल बोल कहते हैं ना,
सिनुसोइडल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, यानी साइन के रूप में बदलता है। क्या बदलता है? साइन के रूप में। और परस्पर लंबवत विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है। विद्युतीय क्षेत्र y एक्सिस में है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर है? z एक्सिस में है। दोनों एक दूसरे के परस्पर क्या है? लंबवत है। तो ऐसा वेव जिसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ लंबवत हो और साइन के रूप में बदले। किस रूप में बदले? साइन के रूप में। तो इसका मतलब है कि इसके फार्मूला में साइन आएगा, ठीक है, जैसे y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी, इस तरह साइन आएगा इसमें, ठीक है। इसके फार्मूला में क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको सिनुसोइडल कहते हैं इसको, ठीक है ना, साइन के रूप में बदलता है। तो ऐसा वेव जिसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों जो है क्षेत्र बदल भी रहे हो और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर ध्यान देते हैं, कौन कौन चीज है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ध्यान देते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो है हमारा, सबसे छोटा है गामा रे। कौन सा है? गामा रे। उसके बाद कौन सा है? एक्सरे, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसको प्रोड्यूस करता है, एक्सरे का ये मशीन है। उसके बाद एक्सरे आता है, फिर अल्ट्रावायलेट जिसका मेन सोर्स क्या है? सन है, फिर विजिबल लाइट मेन सोर्स लाइट बल्ब, फिर इंफ्रारेड टीवी का रिमोट इसका मेन सोर्स है, फिर माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन जिससे जैसे समोसा वमोसा चीज़ों को गर्म करने होता है, फिर रेडियो वेव जैसे एफएम टीवी रेडियो वेव से चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा जो होता है वेवलेंथ वो होता है गामा रे का। किसका होता है? गामा का। उसके बाद किसका होता है? एक्सरे का। फिर किसका होता है? अल्ट्रावायलेट का। फिर किसका होता है? विजुअल लाइट का। फिर किसका होता है? इंफ्रारेड का। फिर किसका? माइक्रोवेव का। और फिर किसका? रेडियो वेव का। सीरीज याद रखिएगा, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। तो इसका जो है आप जो है इसका सीरीज याद रखिए, किसका वेवलेंथ छोटा और किसका बड़ा है। इसको जो है ट्रिक बना देते हैं इस पे, गामा जी, ठीक है, गामा रे, एक्स यू भी, ठीक है, जी से गामा, एक्स एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल लाइट, ठीक है। गामा जी, एक्स यू भी, इनके मतलब इंफ्रारेड, इनके मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। माई मतलब माइक्रो, रेडियो देवी का है। ट्रिक देखिए, गामा जी, एक्स यू वी, इनके, माई रेडियो देवी का है, ठीक है। तो गामा जी मतलब गामा, एक्स यू मतलब एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और जो विजुअल। उसके बाद इनके मतलब इंफ्रारेड, माइक मतलब माइक्रोवेव और रेडियो देवी मतलब रेडियो वेव, ठीक है। ट्रिक बना दिए वो, गामा जी एक्सयूवी गाड़ी का नाम होता है, इनके माई रेडियो देवी का है। तो इसको ट्रिक बना सकते हैं, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं चलिए इसको देखते हैं होम। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। कैसे? ऐसे चार्ज जो समय के साथ क्या होते हैं? चल रहे होते हैं और उनमें स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है। मतलब ऐसा चार्ज जो एक्सीलरेशन में हो, वही विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति, तो इसकी प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब जो होता है जो ऊपर नीचे कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? ऊपर नीचे, ठीक है। निर्वात में इसकी चाल 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 4 पाई गुना 10⁻⁷। एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 गुना 10⁻12। इसका होता है फैराड पर मीटर, इसका होता है हेनरी पर मीटर, ठीक है।
और याद रखिएगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है वो स्पीड के बराबर होगा, LT का पावर -1। इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा, आ सकता है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का रेशियो जो होता है C के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, E/B0 का कोई मात्रक पूछता है तो C के बराबर है, तो मीटर पर सेकंड। इसका कोई डायमेंशन पूछता है तो LT का पावर -1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस पे। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ऐसा करंट ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कंप्लीट करते हैं। डिस्प्ले देखिए, एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट का है नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होना है, बदलने के कारण एक करंट उत्पन्न होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसमें धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है, पहले जैसा करंट वाला धारा नहीं है इसमें। ये यहां पर चुंबकीय सुई रखा गया तो पाया गया कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, और पहले ये पता था एम्पियर को कि डिफ्लेक्शन करंट के कारण ही होता है, जबकि यहां पर तो बिल्कुल खाली स्पेस है, फिर भी सुई में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बाद में माना गया कि इसमें एक स्पेशल करंट टाइप का करंट है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। ये करंट तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होता है, तो ये करंट का पूरा डेफिनेशन इससे उलट हो जाता है। तो ऐसा करंट, क्योंकि यहां सुई डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड तो करंट के कारण होना चाहिए, क्योंकि यहां कोई मैग्नेट तो है नहीं, तो पूरा का पूरा करंट होना चाहिए, लेकिन करंट तो है नहीं, काम करंट का हो रहा है। तो माना गया कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप का करंट होता है जिसमें किसी चीज का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन वो करंट की तरह काम करता है। तो क्या कहा जाएगा, ऐसा करंट जो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इसमें बार बार जब चार्जिंग होगा ना, तो इसमें चार्ज पर प्लस बढ़ता जाएगा, इधर माइनस बढ़ेगा, तो इसमें फील्ड भी चेंज करेगा। तो ऐसा करंट जो विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन, विद्युतीय क्षेत्र या फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। इसका फॉर्मूला है, इस प्लेट पर बार बार मान लीजिए जैसे चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो बार बार इस पर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो इधर फील्ड भी चेंज करेगा, यहाँ पर बार बार चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ भी फील्ड चेंज करेगा। जब फील्ड चेंज करेगा तो एक स्पेशल टाइप का करंट आएगा जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, ये फाई जो है इसका क्या है, फ्लक्स है, ये क्या है, टाइम है, एप्सिलॉन नॉट का पहले बताया है। ठीक है, और आईडी क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस पे। अगला नेक्स्ट, इसका जो है, हम जो है इसको एक जो है इसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर देख लेते हैं, थोड़ा फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो Q बराबर होता है CV। C इसका कैपेसिटेंस होता है, C इसका क्या होता है, कैपेसिटेंस। अब V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब जो है कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यहां पे लिख देते हैं, कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A एरिया है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, D डिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, D से D क्लियर, A एप्सिलॉन नॉट इनटू E हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस पे करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया जो होता है, फ्लक्स का वैल्यू होता है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। हमेशा कॉस थीटा 0 डिग्री के अकॉर्डिंग लिया जाता है, फ्लक्स में नॉर्मली फ्लो होता है। एरिया की जगह पे ए ले लेता है, कॉस 0 डिग्री 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया को ले लेंगे, फाई ले लेंगे पूरा। तो जल्द देखिए, दोनों टाइम से डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
तो इधर हो जाएगा dq/dt, एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा d∅/dt। या फ्लक्स लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होते हैं, तो इस करंट लिख देते हैं id, ठीक है। तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया, चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला पे चलते हैं, इस पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये किसके होता है, E क्रॉस B के पार्लेल होता है, ठीक है। यहां पर अलोंग नहीं लिखिए, पार्लेल, पार्लेल टू E क्रॉस B, किसके पार्लेल, पार्लेल टू E क्रॉस B, यानी E क्रॉस B के दिशा में होता है। किसके दिशा में होता है, पार्लेल टू E क्रॉस B, यहाँ अलोंग नहीं होगा, यहाँ भी पार्लेल लिखना चाहिए, तो पार्लेल जो है मिसप्रिंट हो गया है, पार्लेल टू B क्रॉस E। तो E क्रॉस B का पार्लेल होगा कि B क्रॉस E का, E क्रॉस B के पार्लेल होता है, ठीक है। किसके पार्लेल होता है, E क्रॉस B के, सी ऑप्शंस। दोनों के बीच कलांतर, तो कलांतर जो है 0 डिग्री लेके चल रहा है, ठीक है। एंगल पूछेगा तो 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, तो 90 डिग्री। लेकिन फेज, अवस्था, तो अवस्था का मतलब क्या है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, ये अवस्था है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में है, उनके एक एक्सिस में नहीं चल रहे हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन अवस्था जो है उनके बीच वो 0 डिग्री का है। तो चलिए देखते हैं आगे, चलिए इसमें आगे चलते हैं, अगला, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो सबसे ज्यादा गामा जे, एक्स यूवी, इनके रेडियो माई रेडियो देवी का है, माइक्रो का होगा वो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, माइक्रोवेव का होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होती है, अभी बताएं, ऊपर नीचे कंपन करता है। स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अभी बताया है, C इज इक्वल टू होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और पूछ सकता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो है डायमेंशन पूछ सकता है, तो L⁻⁻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 ⁻
नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है एक्सेलरेटेड चार्ज से होती है, त्वरित आवेश से होती है, ठीक है। इनमें कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन? साउंड नहीं है, गामा भी है, एक्सरे भी है, माइक्रोवेव है, साउंड नहीं है वो, ठीक है। किसी मटेरियल मीडियम में डिपेंड्स ऑन, निर्भर करती है, द मटेरियल मीडियम में सब पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करती है वो होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन डाल दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि निर्भर तो सब पे करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो इसमें इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, वेवलेंथ पर भी निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर भी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर कर रहा है, वेवलेंथ पर भी निर्भर कर रहा है। अब मीडियम के परमिटिविटी तो रोकता ही है उसको, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? इंटेंसिटी पर। तो आपका निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर भी, फ्रीक्वेंसी पर भी, वेवलेंथ पर भी और परमिटिविटी पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को याद रखेंगे। C इज इक्वल टू होता है जो है, C इज इक्वल टू है E नॉट बाई बी नॉट। तो इसका हम जो है वैल्यू इतने के बराबर होता है, और इसका वैल्यू भी याद रखें हम कितने के वैल्यू के बराबर होता है, जिसमें E नॉट जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बी नॉट सबसे मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है E बाई बी का मात्रक, तो E बाई बी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डायमेंशन पूछा जा सकता है, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछ सकते हैं। अभी बताएं LT का पावर -1, मात्रक पूछ सकता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कभी कभी ये भी देता है,
कभी कभी ये भी देता है, कभी कभी इसमें वैल्यू भी देता है, जैसे ई नॉट का वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, ई नॉट का वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, तो हम उसको वी नॉट को भी निकाल सकते हैं। ई नॉट का वैल्यू मान लीजिए देता है 10 वोल्ट पर मीटर दे देता है, ठीक है, सपोज दैट एक डाटा दे देते हैं, ठीक है, हम कहेंगे बी नॉट निकालिए, तो C इज इक्वल टू है ई नॉट बाई बी नॉट, ठीक है, बी नॉट इधर आ जाता है, बी नॉट इधर आ जाता है, तो ई नॉट बाई सी हो जाएगा, इसको 10 दे देते हैं, C का वैल्यू 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, बी नॉट जो होगा टेस्ला होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो चले 10 बाई 3 हो गया 3.3, 10 का पावर प्लस 8 ऊपर जाएगा तो -8 टेस्ला हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ई नॉट या बी नॉट में किसी को दे सकता है, दूसरे को निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी है। एक साल इसमें डायमेंशन पूछा था, तो आपसे पूछा जा सकता है इसका डायमेंशन क्या है, तो एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी बाई वॉल्यूम होगा, एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी बाई वॉल्यूम होगा, एनर्जी का बोलिए ml² T का पावर -2, वॉल्यूम का L3, कटाएंगे mls का पावर -1 T का पावर -2, इसका भी उतना ही होगा, ये भी वही एनर्जी डेंसिटी, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, उतना ही आएगा एनर्जी बाई वॉल्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है और इसमें कर सकते हैं हम, ठीक है, देखिए जो है एक्सरे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरे का जो है, एक्सरे जो है, एक्सरे का कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्सरे का कर सकते हैं। एक्सरे का कहा जाएगा, दो यूजेस को लिखिए एक्सरे, ठीक है, एक्सरे के दो यूजेस को लिखिए, ठीक है। पहला यूज है जो है एक्सरे का जो यूज करते हैं हम लोग, पहला वो जो है आंतरिक, शरीर के आंतरिक भागों का जो है पिक्चर निकालने में, ठीक है, टू ऑब्टेन पिक्चर ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के इंटरनल भाग के चित्र को प्राप्त करने में, किसी वस्तु या बॉडी कह सकते हैं, किसी आदमी या व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के आंतरिक भागों के चित्र प्राप्त करने में इसका एक्सरे का यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरा टू डिटेक्ट, प्राप्त करने में, टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने में, ठीक है, कैसे पदार्थ का, विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में, ठीक है। तीसरा में टू डिटेक्ट क्रैक इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में दरार का पता लगाने में, ठीक है, बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग में दरार का पता लगाने में, शरीर के आंतरिक भागों के चित्र प्राप्त करने में, विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने में, बिल्डिंग में उपस्थित दरार का पता लगाने में। ये तो इसका यूजेस हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी पूछ दिया जाए, क्या इसके गुण है, प्रॉपर्टीज पूछा जाए, तो पहला प्रॉपर्टी होगा ये गैसों को आयनीकृत कर देता है, इट आयोनाइजेस द गैसेस, यह गैसों को आयनीकृत कर देता है, ठीक है। दूसरा में यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, इट अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट, यह फोटोग्राफिक प्लेट पर असर करता है, प्रभावित भी करता है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। एक और लिख देते हैं, यह विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, यह विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन, यह विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित, यह विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। तो यह विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। वीडियो कैसा लगा जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे अगला वीडियो में हम उसको सुधार कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं आप लोग के सामने, और जो है बहुत मेहनत के चलते आप लोग से वादा कर दिए हैं कि टॉप कराना ही है, और जो है वादे के अनुसार जो है अभी जो है
सारे चीज़ों को त्याग कर वीडियो बना रहे हैं। यदि कहीं पर समस्या दिखे या कोई चीज़ परेशानी आपको दिखे तो कमेंट करके आप हमको बताइएगा, जिससे या मैसेज करके बताइएगा, जिससे हम अगले वीडियो में उसको सुधार कर सके। ये वीडियो जो है आप रिवीजन करके रखिएगा, इस पर DPP देंगे बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।